नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आपको पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे, देखिए इतने भी प्रश्न नहीं थे कि आपको लगातार 100 मतलब कि 1000 प्रश्न करवा दिए जाए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित या जो प्रश्न आते हैं, एक लोगों ने कमेंट किया था कि क्या ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है भाई, 2000 अभी पेपर कब से हुआ है, बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन क्या है हर पेपर में एक अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो आपको हर प्रश्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए वो उसके साथ साथ में जो उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं उनसे भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर है, लेकिन आपको सभी की प्रैक्टिस मन लगा के करनी है, ताकि अगर ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो आपके 2022 में नहीं पूछे गए, हो सकता है 2019 में पूछा गया हो सकता है 2017 में पूछा गया हो, या उससे पहले पेपर जो हुआ है उसमें भी पूछा गया हो, तो वैसे ही प्रश्न है, वैसे ही एज इट इज आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। डिजिट हो सकती है चेंज हो जाए। सभी प्रश्नों को आपको देखना है, सुनना है और समझना है कि हमें कितनी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए, आप लोग में से 50% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो सबको बहुत अच्छी चीज आती है। तो अगर देखिए सबके साथ मानसिकता यही होती है कि अगर हम आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं तो आपको वो चीजें बोरिंग लगती है, क्योंकि वो आपको आती हैं। तो आपको लगता है अरे यार ये क्या पढ़ा रहा है, जल्दी से डायरेक्ट बता नहीं दे रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको, उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, वो छात्र सीख रहे हैं अभी, तो उनका भी ध्यान रखा करिए। वो सीख रहे हैं बेचारे, उनको भाई जो शुरुआत में आ रहा है, जैसे हमने शुरुआत में सीखी मैथ तो हमें परसेंट नहीं पता था जब छोटे थे, फिर धीरे धीरे परसेंट पता चलने लगा, परसेंट कैसे हटता है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। इसीलिए कहते हैं, देखिए ऐसा नहीं सभी लोग, जितने लोग फॉर्म भरे वो बहुत होशियार हैं, जितने लोगों ने फॉर्म भरा उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ अभी सीख रहे हैं, तो उनको भी सीखने का मौका दीजिए। छोटी छोटी चीजों को बस आप क्या करिए, अगर आपको चीजें आती हैं तो आप थोड़ा सा क्या कर दिए, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, किया करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, बेल आइकन दबाना ना भूला करें। हम लोग पहले प्रश्न से आते हैं, छोटी छोटी चीजों भी पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी चीजें भी पढ़ते हैं, ताकि आपका, हमने सारी चीजें बता देते हैं इसलिए कि आपको ऐसे प्रश्न करना है, और लेकिन अगर इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से भी करिए। ठीक है, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ए अपने वेतन का 14% बचत करता है। एक व्यक्ति है, वो ए है, वो अपने वेतन, उसका कुछ वेतन रहा होगा, अपनी वेतन का 14% बचत करता है, जबकि बी अपनी वेतन का 22% बचत करता है। ठीक है, यही दोनों, यदि दोनों बराबर वेतन मिलता है, वेतन उनका दोनों का बराबर है, दोनों का वेतन बराबर, ए का भी बी का भी, लेकिन जो ए है अपनी वेतन का 14% बचाता है, जो बी है अपनी वेतन का 22% बचाता है। ठीक है, अब कह रहा है बी 1540 रुपए बचाता है, मेरे हिसाब से कितना बचाता है? 22 बचाता है। क्वेश्चन में कितने बचाता है? 1540 बचाता है। कितना बचाता है? 1540। अब हमने मान लिया राशि दोनों को 100 100 मिल रही होगी, तो देखिए कट गया, एक बराबर 70 के आ गया। जब एक बराबर 70 के आ गया तो इसका मतलब बी का वेतन, बी का वेतन 70 गुणे 100 मतलब 7000 रहा होगा। क्या रहा होगा? 70 गुणे 100 बराबर 7000 रहा होगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 7000 रुपया वेतन किसका है? ए का है, तो वो कितना बचाता है? 14% बचाता है। कितना बचाता है? 14% बचाता है। तो जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया? 980, खत्म। इसका मतलब ए कितना बचाता है? 980 रुपए बचाता है। यहां से 22% बचाता है, और यहां पर कितना बचाता है? 1540 बचाता है। तो 1% बराबर 70 के, तो 100% बराबर 7000 की। इसका मतलब उसकी इनकम कितनी रही होगी? 7000 रही होगी, क्योंकि हमने 100 मानी है। तो 7000 रुपया इसकी भी वेतन रही होगी, ए का, क्योंकि ए को और बी को बराबर वेतन मिलता है। तो ए को भी वेतन कितना मिलेगा? 7000 मिलेगा। 7000 ए को वेतन, वो उनमें से 14% बचाता है, तो 7000 का 14% कितना हो जाता है? 980 रुपये हो जाता है। अगला प्रश्न खत्म। ये अगला प्रश्न है,
देखिए अच्छा प्रश्न है। हमने कहा था 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत का 70 रुपए में लाभ होता है। हमने कहा यहां पे कुछ रुपए रहा होगा, अगर वो इस रुपए में बेचता तो ना तो उसको लाभ होता ना तो हानि होती, लेकिन अगर इस रुपए को 50 रुपए में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है, 50 रुपए में बेचता है, तो और अगर इसी वस्तु को 70 रुपए में बेचता है, इसी वस्तु को 70 रुपए में बेचता है, तो बराबर बराबर की हानि होती है। परसेंटेज बराबर है, मतलब कहने का उसका मतलब है कि अगर इस वस्तु को 50 रुपए पर बेचते हैं तो हमें जितने की हानि होती है, जितने परसेंट की हानि होती है, उतने परसेंट का ही लाभ होता है अगर उस वस्तु को हम 70 रुपए की बेच दें। अगर 20% की हानि हो रही होगी तो 20% का ही लाभ हो रहा होगा। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो क्रय मूल्य पर या लाभ या हानि कितने परसेंट रही होगी ये बताना है। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने आपसे बताया था अगर ऐसा आ जाए, कहे बराबर का मतलब 1:1 की हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, मतलब जितना लाभ हो रहा है उतना हानि हो रही है, तो इसका मतलब अनुपात कितना आ गया, बराबर का आ गया। मेरे हिसाब से 2 बराबर 1:1 2 बराबर इनका योग या इनका योग 7 5 12 100 बराबर 120 की, तो 1 बराबर 60 के। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 60 रही होगी। इसका मतलब क्या क्रय मूल्य रहा होगा 60। क्रय मूल्य क्या रहा होगा 60। अब देखिए अगर वो 60 रुपए की वस्तु 50 में बेच रहा है तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10 की हो रही है। कितने में से, 60 में से 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% की हानि। या 60 रुपए की वस्तु 70 में दे रहा है तो कितने रुपए का लाभ, 10 रुपए का लाभ। कितने में से, 60 में से 1/6, तो दोनों को बराबर बराबर लाभ। इसका मतलब 16 सही 2/3% की हानि या 16 सही 2% का लाभ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। खत्म। अगला प्रश्न, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अंकित किया। देखिए जब भी आपको ऐसा कहे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तीनों चीज दे रखी हो तो निसंकोच आप 100 ना मान करके 200 ना मान के कुछ भी ना माना करिए। आप मानिए कि कह रहा है, बस जो कह रहा है क्वेश्चन में वही करिए। सीपी, एसपी, एमपी, हमने 3 चीजें आपको बताई है, सीपी, एसपी, एमपी, इनका रेशियो बना लीजिए, सारा प्रश्न खत्म हो जाता है। हर तरीके का प्रश्न इसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, बस ये जो प्रश्न कहे वही करना है और कुछ नहीं करना। एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अंकित करता है, इसका मतलब उसका उत्पादन कीमत और अंकित मूल्य ये रेशियो बन रहा है। 40% अधिक अंकित करता है तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब उसका उत्पादन कीमत मतलब हमारी जो लागत थी, सीपी था वो 5 था, तो अंकित कितना करता है, 2 बढ़ा के अंकित करता है। कितना अंकित करता है, 7 अंकित करता है। खत्म। और उसे बेचते समय 20% का डिस्काउंट दे देता है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, देखिए बेच रहा है, अब अंकित मूल्य पर बेचेगा, डिस्काउंट दे रहा है ना, तो अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब बेच रहा है तो इसका मतलब एसपी का रेशियो यहां पे बनेगा। तो 20% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है, तो 20% होता है 1/5, तो 5 में से 1 का डिस्काउंट दे देता है, तो कितने का देता है, वो बेचता है 4 का बेचता है। अब यहां से रेशियो बना लीजिए, ये 7 है तो यहां पे 7 रख दीजिए, ये 5 है तो यहां पर 5 रख दीजिए। ये एक तरीका होता है रेशियो का। ये आ गया 25, ये आ गया 35, ये आ गया 28। अब क्या कह रहा है आगे, और उसे 48 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 48 रुपए का लाभ होता है, परसेंट का नहीं, 48 रुपए का लाभ होता है। तो मेरे हिसाब से उत्पादन कीमत 25 रुपया थी, हमने बेचा कितने का, 28 रुपए में, कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए का। क्वेश्चन में 48 के 1 बराबर 16 के, जब 1 बराबर 16 के तो उत्पादन लागत पूछा है। क्या पूछा है, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत कितना था, 25 गुणे 16, 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, 8 40। खत्म। इसका मतलब उत्पादन कीमत कितनी रही होगी, 400। 100 से सॉल्व करेंगे, 100 से आसान हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर घुमा देता है प्रश्न तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, सीपी, एसपी, एमपी। अगर सीपी एसपी का रेशियो बनाया फिर एमपी एसपी का रेशियो बनाया तो वैसे रखते जाते हैं,
रेशियो का रेशियो में रखते जाते हैं। अगला प्रश्न, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। अगर आपको तरीके पता हैं तो आपका सारा प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। देखिए ये प्रश्न है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है। सबसे पहले यही करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। जो कहा है त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी बराबर ए सी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, आमने दो भुजाएं बराबर हैं, एक ये भुजा एक ये भुजा, तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। इसके सामने का कोण अगर थीटा होगा तो इसके सामने का भी कोण थीटा हो जाएगा, ठीक, बराबर होते हैं। तो बी ए को, किसको, बी ए को डी तक बढ़ाया गया, कितने तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ा दिया हमने। इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए बी बराबर ए डी, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसको हमने यहां से मिला दिया। अब ये मिलाया क्यों, इसका रीजन है, देखिए क्यों मिलाया। मिलाया इसलिए क्योंकि कह रहा है बी सी डी, क्योंकि बी सी डी का मान बताना है, किसका, बी सी डी का मान बताना है, बी सी डी का मान बताना है, बी सी डी ये वाला पूरा कोण बताना है, ये वाला कोण पूरा बताना है। अब यहां पे दे रखा है कोण बी सी डी 30, देखिए ये गलत है, बी सी डी ही पूछा है और बी सी डी ही दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। इसमें पूछा गया है, ये कर लीजिए बी ए डी, सॉरी बी ए सी, बी ए सी बराबर 30, बी ए सी बराबर 30। अगर ये बताइए, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है, अब अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 150। जब ये 150 हो जाएगा तो बचेगा कितना, 30 बचेगा, बचेगा कितना, 30 बचेगा। जब अगर ये 30 है, अगर ये 30 है, सॉरी चलिए ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी मान लीजिए, ऑप्शन नहीं मिलेंगे यहां पर। अगर ये 30 है, ये 150 है, तो अभी करें ये भुजा बराबर, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, बराबर। तो 180 में से 150 चला गया, कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ये 15 और ये 15, ठीक। अब अगर ये 30 है तो ये भुजा बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 30 निकल गया, बचा कितना 150, तो ये 75 और ये 75 हो जाएगा। 75 5 80 10 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे, ठीक है आगे, अगर यहां पर इसको बीएसी की जगह में अगर बीसीए अगर ये दे रखा होता, देखिए फिर से बता देते हैं हम, जो भी मान, कहीं का भी मान पूछे आपका आंसर दूसरा निकल जाएगा। अगर ये वाला मान दे रखा 30 दे देता, अगर ये 30 दे देता तो ये भी 30 हो जाता हो कि नहीं हो जाता, 30 30 60, तो ये कितना हो जाता, 120 हो जाता, 120 हो जाता। जब 120 हो जाता तो ये कितना बचता, 60। जब ये 60 ये 60 ये 60, जब ये 60 है तो ये बचा 60, ये भुजा बराबर, तो ये भी 60 और ये भी 60, तो 60 और 30 90 आंसर आ जाता है। तो जो भी मान पूछा है, जो भी वही रख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको जो त्रिभुज कहा है वो बनाना आना चाहिए, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत बीसीडी दे रखा है और बीसीडी ही पूछा है, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। अगला क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी का अंतर, त्रिभुज एबीसी है, देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक तथा बाहरी कोण सी का, देखिए इसका सी का समद्विभाजक मतलब ये थीटा, तो ये समद्विभाजक मतलब दो यहां से ये और ये इसके बीचों बीच ये जा रहा है और इस कोण के बीचों बीच यहां पे जा रहा है, डी पर मिलता है। कहां पर मिलता है, कहीं डी पर मिलता है। यदि बी डी सी अगर 50 है, अगर 50 डिग्री है तो कोण ए का मान बताएं, तो कोण ए का मान बताएं, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, कोण बी का समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक, कोण सी का बाहरी समद्विभाजक, जहां पर मिलते हैं उसका ये 2 गुना होता है। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, अगर ये 200 है तो ये 100 हो जाएगा, अगर कह दे कोण ए 100 है तो कोण डी बताइए तो 50 हो जाएगा। खत्म प्रश्न। जब भी ये चीज नोट कर लीजिए, ये चीज नोट कर लीजिए, अगर मैं बोल देता हूं त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक, कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक और कोण सी का बाहरी समद्विभाजक, कोण सी का बाह्य समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वो कोण कोण ए का आधा होता है, कोण ए का आधा होता है और आपका प्रश्न खत्म। ये चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा स्पेशल बैच चलने, वो स्पेशल क्लास चलने वाली है, वो होगी चैप्टर की क्लास 2-4 दिन में आपकी शुरुआत होने वाली है, पीपीटी बन रही है। अगर पढ़ना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैप्टर वाइज भी पढ़ाई जाएगी आपके लिए। चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे लगने लगेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, देखिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर, त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, ए बी सी, त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, इसका मतलब सभी कोण 60-60 के होंगे, सभी कोण 60-60 के होंगे। क्यों 60-60 के होंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 60-60 में 6 60 गुणे 60, 60 प्लस 60 प्लस 60 180। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर, इसका मतलब सभी कोण बराबर, तो 60-60 के सभी कोण हो जाएंगे, तभी तो 180 बनेगा। कह रहा है एबीसी का परिकेंद्र ओ है, एबीसी का परिकेंद्र ओ है, मतलब परिकेंद्र बनाया गया इसमें। जब इसमें परिकेंद्र बनाया गया, इसका जो आंतरिक मतलब केंद्र था इस वृत्त का, तो ये वाला था, हमने इसको ऐसे मिला दिया। कहां पर मिलते हैं? ओ पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? ओ पर मिलते हैं। तो बीओसी का मान बताइए, तो बीओसी का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कह दे, अब यहां पर तो मान दे नहीं रखा था कुछ, जब यहां पे मान नहीं दे रखा तो हमने अपने आप 60 निकाला है। अगर मान ना दे रहा होता, कह देता एक त्रिभुज है, उसका परिकेंद्र ओ है, यदि कोण ए बराबर 30, यदि कोण ए बराबर, अगर ये देता ए बी सी, अब पूछ लेता बी ओ सी का मान बताएं, तो अगर ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका 2 गुना, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहां पर नहीं दे रखा था मान, कुछ यहां पे प्रश्न में नहीं दिया है, तो समबाहु त्रिभुज ने बोल दिया, तो समबाहु त्रिभुज बोल दिया, तो इसका मतलब ये 60 हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 120। ये कोण कितना हो जाएगा 120। ये 60 जो लिखा है ये पूरा कोण है, याद रखिएगा, ये पूरा कोण है। ये ना कह दीजिए कि 60 60 120 और 120 गलत हो जाएगा, नहीं, ये पूरा कोण 60 है। ठीक है, बस हमने उसको बनाया था पहले। तो अगर ये कोण, अगर इसमें परिकेंद्र परिवृत्त में ये जो कोण होता है ए, यहां पर परिवृत्त में बना कोण केंद्र का आधा होता है, तो अगर ये 60 है तो ये 120, ये 30 है तो ये 70, 60 ये 90 होगा तो ये 180 हो जाएगा, 180 है तो 90 हो जाएगा। ये प्रश्न भी खत्म होता है। तो इसको भी आप ये भी नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपके पेपर में आए तुरंत लगा दीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, अच्छा प्रश्न है। देखिए 10 संख्याओं का औसत माध्य, 10 संख्याओं का माध्य था 30, मतलब 10 संख्याएं थी, उनका माध्य 30 था। कितना था? समान माध्य था 30, मतलब औसत 30 था। 10 लोग थे, सभी लोगों के पास 30 रुपए थे। ठीक है, लेकिन बाद में ध्यान दिया गया कि गलती हो गई हमसे, जब अगर 10 संख्याओं का माध्य दे रखा है 30, लेकिन हमने बाद में क्या देखा कि जो गलती हो गई 15 और 23 की जगह में हमने 51 और 32 लिख दिया। मतलब ये जो 10 संख्या रही होंगी, कुछ संख्या रही होंगी, उनमें से कोई 2 संख्या थी, एक 15 थी और एक 23 थी, उनकी जगह में हमने गलती क्या कर दी, हमने गलती कर दी 51 और 32 लिख दिया। तो जब 51 और 32 लिख दिया तब औसत हमारा कितना आया 30। जब 15 और 23 की जगह में हमने 51 और 32 लिखा है तब हमारा औसत आया है 23। प्रश्न ये कह रहा है, तो कह रहा है जब 15 और 23 को रखेंगे तो हमारा सही औसत निकल के आएगा, तो सही औसत बताना है। तो हम आपको बताएं 5 3 8 और 2 1 3, 38 लिखते तो हमारा औसत सही आता, लेकिन हमने वहां पे कितना लिख दिया
3 और 83। अगर 83 में से 38 घटा दे, देखिए अगर 38 लिखते तो हमारा औसत सही होता, हमारा औसत गलत है। क्यों? क्योंकि हमने 83 लिख किया, तो उस 83 से हमने 38 को घटा दिया। तो जब 38 से हमने घटाया तो यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 4, यहां से आ गया 4। अब इसका मतलब हमने 45 ज्यादा लिख दिया। तो 45 ज्यादा लिखा कितने लोगों में से? 10 लोगों में से। तो काटेंगे आ जाएगा 4.5। तो इसका मतलब जब 15 और 23 लिखेंगे तो हमारा औसत जितना है 30 है, 30 में से 4.5 कम हो जाएगा। 4.5 कम हो जाएगा तो हमारा औसत क्या हो जाएगा? 25.5। कितना हो जाएगा? 25.5। तब हमारा औसत हो जाएगा 25.5। अगला क्वेश्चन, देखिए 20 संख्याओं का औसत हमने 75 निकाला। कितना निकाला? 20 संख्याओं का औसत हमने 75 निकाला। लेकिन जब हमने 20 संख्याओं का औसत 75 निकाला तो हमें ज्ञात हुआ कि 97 को 79 लिख दिया था। अगर हमने जो 97 था, अब समझिए इस प्रश्न में थोड़ा सा समझिएगा, 97 था, हमने गलती से क्या लिख दिया? 79 लिख दिया। 79 लिखा तो हमारा औसत 75 आया। अगर 10-20 संख्याएं थी, उनमें से एक संख्या कोई 79 थी तो हमारा औसत 20 आया। लेकिन हमने लिखना क्या चाहिए था? 97। अगर 97 लिखेंगे तो हमारा औसत सही आएगा। इसका मतलब हमारा औसत ये बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि हमने कम लिखा था, वहां पे ज्यादा लिखा था तो हमारा औसत कम होना था। तो यहां से 97 से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 8। कितना जाएगा? 18। कितना जाएगा? 18। जब आ गया 18, 18 को 20 लोगों में बांट दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.9। कितना आ गया? 0.9। तो 0.9 हमारा औसत बढ़ जाएगा। कितना जाएगा? 75.9। हमारा ये आंसर आ जाएगा 75.9। 75.9 में सभी में बट जाएगा तो इसका मतलब अब हमारा 20 लोगों का औसत 75.9 होगा। क्यों हो गया? क्योंकि हमने 97 की जगह में 79 लिख दिया। तो जब हम 97 लिखेंगे तो हमारा देखिए पहले 79 था, अब 97 हो रहा है तो हमारा औसत भी तो बढ़ेगा। खत्म प्रश्न। भाई देखिए जो जिस प्रश्न में आपको समस्या हुआ करे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करे, तो हम जो दूसरी स्लाइड आएगी या दूसरा चैप्टर आएगा, मतलब दूसरी क्लास आएगी, इसमें हम उस प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, इसके दो प्रश्न है, इसके दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोनों का तरीका अलग है। कैसे अलग है समझिएगा। आप प्रश्न गलत करते हैं, ऑप्शन में वही मिलता है, उसको टिक करके निकल जाते हैं और बिल्कुल आपने अपने हिसाब से तो सही लगाया क्वेश्चन और आपको आंसर भी मिल गया, तो आपने टिक किया, लेकिन बाद में चेक किया तो बाद में क्या हुआ? गलत निकल के आया और आपके नंबर कट गए। देखिए कैसे। एक बक्से में 180 रुपए है। कितने हैं? एक बक्सा है, ये एक बक्सा है, उसमें कुल 180 रुपए हैं। क्या है? रुपए हैं। 180 रुपए हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पे नोटिस करिएगा। 180 रुपए हैं, जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, मतलब एक थैला है उसमें 180 रुपए हैं, उसमें से जो 180 रुपए हैं उनमें से कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या है? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, सॉरी कुछ 1 रुपए के सिक्के, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के, ठीक है। लेकिन उनमें अनुपात सिक्कों का है 2:3:4। किसका अनुपात? सिक्कों का अनुपात। यहां पे लिखेंगे सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए, ये रुपए हैं तो हमको रुपए बदलना पड़ेगा। 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के, कितने रुपए हो गए हमारे पास? 2 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? वो पैसे थे, ये रुपए हो गए, ये 2 रुपए हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के कितने रुपए हो गए? ये हमारे पास हो गए 1.5 रुपया। कितना हो गया? 1.5 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपए हो गए हमारे पास? 1 रुपया। टोटल कितना हो गया? 2, 1, 3, 1, 4.5 रुपया। क्वेश्चन में कितना है? 180 रुपया।
यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया। जब जीरो बढ़ाया तो कितना कट गया, 1 बराबर 8, 4 के, 1 बराबर 4 के, तो ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब 1 बराबर 40 के। तो कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों का अनुपात क्या था, ये था। तो सिक्कों 50 पैसे के सिक्के 40 गुणे 30, 40 गुणे 30 बराबर 120 सिक्के। इसका मतलब कितने सिक्के, 120 सिक्के। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो अगला प्रश्न है उससे कंपेयर करिए। देखिए इस प्रश्न और उस प्रश्न में अंतर क्या है। अगर अगले प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा और आपके मन में आएगा मैं सही कर रहा हूं, लेकिन उस प्रश्न का आंसर दूसरा होगा, आप गलत कर रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न पे आइए। देखिए एक थैले में 280 सिक्के हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वहां पर हमने क्या कहा था, उस थैले में 180 रुपए हैं, उसमें रुपए है, तो हमने रुपए को रुपए के बराबर किया था। यहां पर सिक्कों को सिक्के के बराबर करेंगे। यहां पे करा सिक्के हैं, रुपए नहीं है, अंतर ये है। दूसरा 280 रुपए हैं, उसमें से 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। यदि उनका अनुपात, किनका अनुपात, रुपए का अनुपात, रुपए का अनुपात, किसका, यहां पे सिक्कों का अनुपात नहीं, यहां पे रुपए का अनुपात, रुपए का अनुपात रखा है 8:4 अनुपात कितना है, 3, 8:4:3। अब यहां से सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा हमको। यहां से सिक्कों का अनुपात, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए मतलब 8, यहां अनुपात किस, रुपए का 8 है। 8 रुपए बनाने के लिए एक के सिक्के कितने होने चाहिए हमारे पास, 8 सिक्के होने चाहिए। कितने सिक्के होने चाहिए, 8 सिक्के होने चाहिए। 4 रुपए बनाने के लिए अनुपात है, ठीक है। 4 रुपए बनाने के लिए हमें 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 50 पैसे के 8 सिक्के होने चाहिए, तब 4 रुपए बन जाएंगे। 8 सिक्के हो गए। 3 रुपए बनाने के लिए, 3 रुपए बनाने के लिए हमारे पास कितने सिक्के होने चाहिए 25 पैसे के, 4 सिक्कों में 1 रुपया, तो 3 रुपया 12 सिक्के। कितने सिक्के, 12 सिक्के होने चाहिए। तो 12 8 20, 20 8 28, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी, 28। प्रश्न में कितनी है, 280 बराबर 1 बराबर 10 के। जब 1 बराबर 10 के, जब 1 बराबर 10 के आ गया तो पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आपने क्या किया, 10 गुणे 4 बराबर 40। आपका आंसर ये भी सही है आपने अपने हिसाब से, लेकिन गलत है। सिक्कों का अनुपात ये था, सिक्कों का अनुपात ये था, क्या था, ये था सिक्कों का अनुपात। तो 10 गुणे 80, 10 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा, 80 सिक्के। कितने, 80 सिक्के। आंसर इसका ये सही होगा, आंसर इसका ये सही होगा। अब अगर आप क्या करेंगे, अगर इसको रुपया, सिक्के आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने रुपए मान लिया, तो आप क्या करेंगे, 1 रुपए के 8 सिक्के 8 रुपए हो गए, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए हो गए, तो 8 2 10 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। 25 पैसे के 3 सिक्के कितने हो गए, 1.5 रुपया हो गए। तो 11.5 से 280 से भाग देंगे, फिर आप निकालेंगे, तो आपका प्रश्न कभी भी सही नहीं होगा। और अगर यहां से आप 10 गुणे 40 कर देंगे, जल्दी में यही करते हैं, क्योंकि 10 गुणे 40 बराबर 10 गुणे 4 बराबर 40, और इसको टिक करके निकल जाएंगे, आपका अपने हिसाब से आंसर सही होगा। लेकिन जब आपका वो आएगा, आंसर शीट आएगी, तब आप चेक करेंगे तो आपका प्रश्न गलत होगा। आप तब दिमाग में आएगा ये तो सिक्कों की संख्या थी, यहाँ पे सिक्के थे, सिक्कों को सिक्के से बराबर करेंगे, ये रुपए का अनुपात था और ये सिक्के का अनुपात। ये अंतर है 9वें 10वें प्रश्न में। आप अगर 9वें 10वें प्रश्न को दोनों से अगर बारीकी से नहीं समझेंगे तो आपका प्रश्न गलत होने की पूरी संभावनाएं होंगी। इसलिए दोनों प्रश्नों को अनिवार्यता से अब आप अपनी बुक में जो भी इस तरह के प्रश्न हो उनको सॉल्व करें और उनको तब देखें कि हमने गलती कहां करते थे, ये मेरे दिमाग में था या नहीं था। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपको अगले वीडियो में उस प्रश्न को समझाने की कोशिश करेंगे, वो तरीका दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। धन्यवाद।